नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी ए चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम कि जिस पोयम का नाम है रंग मजेचे रंग उद्याचे। चलो, तो सबसे पहले हम इस पोयम की जो पोएट है उनका परिचय देख लेते हैं कि जिनका नाम है अंजलि कुलकर्णी। क्या है इनका नाम? अंजलि कुलकर्णी। ठीक है। तो फिर देखो इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि अंजनी कुलकर्णी जो है ये एक प्रसिद्ध कवयित्री है। वैसे लेखिका भी है और छात्र प्रबोधन, किशोर व वयम यासारख्या विविध नियतकालिकांतून त्यांनी गद्य आणि पद्य लेखन केलेलं आहे। इसका मतलब क्या कि ये मराठी की बहुत ही पॉपुलर मतलब कवयित्री रही है। और मराठी के कुछ बच्चों के लिए खास तौर पे कुछ ऐसे मैगजीन्स है जैसे कि छात्र प्रबोधन है, किशोर है और वयम है। इन बच्चों के मैगजीन्स में इन्होंने बहुत सारा लेखन किया है। और कौन कौन से टाइप का? गद्य। गद्य यानी अपना जो चैप्टर रहता है ना, उसको बोलते हैं गद्य। और पद्य यानी अपनी जो पोयम रहती है उसको बोलते हैं पद्य। तो अंजलि कुलकर्णी जी ने उस मैगजीन्स में गद्य गद्य भी लिखे हैं और पद्य भी लिखे हैं। मतलब चैप्टर जैसा भी लिखा है और पोएम भी लिखी है उन मैगजीन्स में। चलो, तो फिर इनकी कुछ पॉपुलर किताबों के नाम देख लेते हैं। हाँ, देखो, मी एक स्त्री जातीय अस्वस्थ आत्मा, है ना, ये इनकी किताब का नाम है। उसके बाद संबंध, बदलत गेलेली सही। देखो, बदलत गेलेली सही यानी क्या? देखो, मतलब एक बार एक बच्चे ने किसी विद्वान से पूछा कि आपके नजर में सक्सेस होने का मतलब क्या है। हाँ, सवाल क्या पूछा कि आपकी नजर में सक्सेस होने का मतलब क्या है। तब वो विद्वान कहता है यानी वो टीचर कहता है कि मेरी नजर में जिस दिन आपकी सिग्नेचर एटोग्राफ में बदल जाती है, मानो उस दिन आप सक्सेस हो गए। है ना? कितनी अच्छी डेफिनेशन है सक्सेस की कि जिस दिन आपका सिग्नेचर एटोग्राफ में तब्दील हो गया, बदल गया, मानो उस दिन आप सक्सेसफुल हो गए। है ना? अब ये समझने के लिए हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, और जिसकी समझ में नहीं आएगा वो इस बात को ध्यान में रखे। आगे चलकर आपकी भी समझ में आ जाएगा कि जब सिग्नेचर ऑटोग्राफ में तब्दील हो जाती है तब आदमी कैसे सक्सेसफुल बन जाता है ना। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो बदलत गेलेली सही, ये इनकी एक किताब का नाम है। रात्र, दुःख आणि कविता, ये इनके कविता संग्रह है। इसके साथ साथ आगे देखो, हृदयस्पर्शी, संभ्रमाच्या पाण्यात गटांगळ्या, हे ललित लेख संग्रह आहेत। है ना, इनकी किताबों के नाम है ये। स्त्री स्वत्वाचा शोध, स्त्री प्रश्न एक आवर्त, हे वैचारिक लेखन संग्रह इत्यादि पुस्तके प्रकाशित आहेत। है ना, ये इनकी कुछ पॉपुलर किताबों के नाम है। आगे देखते हैं। दोन काव्यसंग्रहांना राज्य शासनाचे पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत। मतलब इनके जो दोन कविता संग्रह है उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पुरस्कार भी मिले हैं। उसके साथ साथ देखो, मराठी साहित्य परिषद, मराठवाडा साहित्य परिषद, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान, कामगार साहित्य परिषद आणि गदिमा प्रतिष्ठान यासारख्या अनेक संस्थांनी त्यांना सन्मानित केलेलं आहे। देखो, मतलब ये बहुत, जैसे कि मराठवाड़ा साहित्य परिषद है, भगिनी निवेदिता प्रतिष्ठान है, कामगार साहित्य परिषद है और गदिमा मतलब गदी माडगुळकर प्रतिष्ठान है। इन सब प्रतिष्ठानों ने इनको गौरवान्वित किया है, इनको बड़े बड़े पुरस्कार दिए हैं अंजलि कुलकर्णी जी को। आगे देखते हैं। अब देखो, अब आते हैं अपनी पोयम पर। मतलब इस पोयम में क्या बताया गया है। देखो, बहुत ही अच्छी पोयम है। अगर कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जितना आप उनको गहराई से समझोगे उतना आपको मजा आता है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत खूबसूरत पोयम है लेकिन वो किसी हिब्रू लैंग्वेज में है। अगर आपको वो लैंग्वेज ही नहीं पता तो आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं। इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपको वो चीज समझ में आती है। इस पोयम का भी वैसा ही है। जितने डीप आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा उतनी आपको ये अच्छी लगेगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगी तो आपको इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अगर किसी चीज में अगर आप
आपको किसी चीज का मजा लेना है ना, तब आपको वो पहले समझ के लेनी पड़ेगी, तभी आपको मजा आएगा। चलो फिर देखते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है ना। देखो, जागतिकीकरणाच्या या काळात संगणक युग अवतरले असले तरी माणसाचा मातीशी असलेला जिव्हाळ्याचा संबंध टूटता कामा नये। देखो क्या बताया है यहाँ पे हमको कि आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में भले ही पूरी दुनिया कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड हो, लेकिन फिर भी गूगल चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना बना हो, लेकिन आज तक गूगल से हम रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते, है ना। ऐसा है क्या कि चलो रोटी खाने का मन किया, चलो डाउनलोड करते हैं गूगल से, है ना, नहीं कर सकते। तो फिर चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारा जो मिट्टी से कनेक्शन है वो कभी टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी भले ही कितनी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आज भी हमें रोटी तो जमीन जमीन से ही मिलती है, मिट्टी से ही हमें रोटी मिलती है। तो इसीलिए चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस बने, हमारा कनेक्शन मिट्टी के साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है, ऐसा यहाँ पर पोएट कहती है। आगे देखो, पर्यावरणाची जोपासना केली तर माणसाला कधीच कमी पडणार नाही। क्या बताया गया है, अगर हमने इन्वायरमेंट का ख्याल रखा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन हमने अगर इन्वायरमेंट की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया तो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। मतलब क्या बताया गया है कि हमने इन्वायरमेंट की कदर करनी चाहिए, ऐसा इनके बताने का मकसद है। आगे देखते हैं, निसर्ग सौंदर्याच्या विलोभनीय आविष्कारात जगण्याचा खराखुरा आनंद मिळेल असा दृष्टिकोन कवयित्रीने या कवितेत मांडलेला आहे। देखो, देखो बच्चों, अगर आप समझो कभी कभी तंग आते हो, है ना, मतलब घर में रहकर, अब तो कोरोना का दौर है, और ऐसे वक्त में जब हम घर में ही बैठे हैं तो हम बहुत सारी चीजें मिस करते हैं। मतलब कहीं पे घूमना जाना, है ना, जैसे कि कुछ, क्या आपको पता है कि हमें कहाँ पर घूमना पसंद होता है? मतलब नेचर साइट्स जो रहते हैं, कोई फॉरेस्ट, कोई जंगल, कोई मतलब ठंडी जगह, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक साइलेंट होता है, ना वहाँ पे आवाज होती है, मतलब है ना, ना गाड़ियों की आवाज, ना कुछ पॉल्यूशन, मतलब एक बहुत ही शांत सी जगह होती है नेचर के संग, तो हमें बहुत मजा आता है। तो यहाँ पे वही बताया गया है की निसर्गाच्या विलोभनीय आविष्कारात जगण्याचा खराखुरा आनंद मिळतो। देखो कुछ लोग होते हैं कि मतलब उनके पास सब कुछ होता है, मतलब पैसा, धन दौलत, गाड़ियां वगैरह सब कुछ, लेकिन फिर भी उनको कुछ ऐसा मतलब सुकून नहीं मिलता। तो सुकून पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, मतलब ऐसे नेचुरल प्लेस में जाते हैं, क्योंकि हमें सही सुकून, सही सही शांति जो है वो नेचर के पास ही मिलती है ना। इसलिए कहा जाता है कि गो बैक टू नेचर। अगर आपको सुकून चाहिए, अगर आपको शांति, समाधान, सब कुछ, मतलब अगर आपको चाहिए तो आप नेचर की तरफ जाओ। ने, नेचर में हमें वो सब कुछ मिलता है ना, सब कुछ। तो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, मतलब सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है, और इस पोएम में हमें वही समझाया गया है। देखो अब आगे देखते हैं। हम्म चलो, एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा, हाँ, चलो, देखो क्या बताया गया है यहाँ पे। पहले मैं आपको पोएम पढ़ के बताता हूँ और बाद में हम उसका मीनिंग समझ के लेंगे, ओके। चलो फिर पहले मैं आपको पढ़ा के दिखाता हूँ। फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी, फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोहोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। आगे देखो क्या बताया गया है। धान्य देईना संगणक हा, धान्य देईना संगणक हा, काळी आई जगू, मातीमध्ये जे हात राबती, तयास देऊ पुष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। आगे देखो क्या बताती है पोएट हमें। उधळू उधळू फेकू बिया डोंगरी, रुजतील देशी झाडे, उधळू फेकू बिया डोंगरी, रुजतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने, होईल आभाळातून वृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। आगे देखो क्या बताया गया है फिर हमें यहाँ पे। हम्म देखो,
डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी. डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी, फेन धवलशा तुषारामध्ये राहाल कैसे कष्टी, है ना. रंग रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेव सृष्टी. आगे देखो. मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्रांच्या संगती. मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्रांच्या संगती, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी दृष्टी. रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेव सृष्टी. आगे देखो. हिरवी हिरवी मने भोवती. देखो. हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्यांच्या, गर्भ रेशमी सळसळण्याच्या जगास देऊ गोष्टी. रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेव सृष्टि. देखो. अब हम एक एक करके एक एक लाइन का मीनिंग समझकर लेंगे. देखो, पहले हमें पोएट्स क्या बताती है. देखो, फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोहोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेव सृष्टि. क्या बताया गया हमें इस लाइन में कि देखो, अगर आप समझो आप नेचर के पास जाओगे तो आपको क्या दिखाई देता है. तो आपको दिखाई देते हैं फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोहोचते दृष्टि. मतलब अगर आप समझो, इमेजिन करो कि रेनी सीजन है और रेनी सीजन में आप किसी बहुत अच्छे पहाड़ पर गए, मतलब जिस पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना. जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक आपको फूल, हरी भरी जमीन, पेड़ पौधे, मतलब बहुत ही अच्छा नजारा आपको देखने को मिलेगा. ऐसा यहाँ पर कहा गया है. फुला फुलांचे दाट ताटवे जिथे पहुंचते दृष्टि, मतलब आपकी जहां तक नजर जाएंगी वहां तक आपको बहुत ही अच्छा नजारा दिखाई देगा, है ना. ग्रीन, येलो, मतलब बहुत सारे कलर आपको उसमें दिखाई देंगे. और आगे की लाइन में हमें कहती है पोएट, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेव सृष्टि. लेकिन देखो, समझो आप अगर किसी अच्छी साइड पर गए, वहां पर आपको बहुत अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो नजारा है वो आपने तो देखा, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी वो देखने को मिलना चाहिए. इसलिए हमने उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, हमने उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमने उसको बढ़ाना चाहिए. क्यों? ताकि आने वाले लोगों को भी ये जो आज हमको बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को भी देखने को मिले. इसलिए उनको संभाल कर रखना, उनमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी जिम्मेदारी है. ऐसा यहाँ पर कहा गया है. जपून ठेव सृष्टि, मतलब उसका प्रिजर्वेशन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका यानी नेचर का. आगे देखो. धान्य देईना संगणक हा काळी आई जगू. मतलब क्या बताया गया है. देखो, हमें ऐसा लगता था कि चलो कंप्यूटर यानी सब कुछ. कुछ वक्त के लिए लोग ऐसा समझने लगे थे कि पूरी दुनिया मानो इस कंप्यूटर में ही समाई गई है. लेकिन आज के दौर में मतलब जब ये कोरोना का दौर चल रहा है तो समझ में आ गया है कि कंप्यूटर वम्प्यूटर कुछ नहीं. खाने के लिए मतलब रोटी चाहिए और रोटी कंप्यूटर नहीं दे सकता, वो तो सिर्फ किसान ही दे सकता है जो कि जमीन से उगती है. तो आज के दौर में हमें जमीन का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया है. और हमने कभी भी मतलब उस मिट्टी के जो एहसान है कभी भी हमने भूलने नहीं चाहिए, है ना. अगर हम भूले तो मिट्टी हमें कहेंगी एहसान फरामोश कही के, है ना. तो फिर हमें मिट्टी की गालियां खानी है क्या? नहीं खानी है. हम सब लोगों के ऊपर मिट्टी के बहुत बड़े एहसान हैं, इसलिए उसको माँ कहा जाता है. आगे देखो. धान्य देईना संगणक हा काळी आई जगू. देखो, तो फिर जो मिट्टी हमें अनाज देती है, हमें रोटी देती है, हमें फल फूल, मतलब जिस मिट्टी में उगे हुए पौधे पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, मतलब हर तरह से अपनी माँ की बात, अगर हमको अगर किसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है तो वही मिट्टी, इसीलिए मिट्टी को माँ कहा जाता है. तो उस मिट्टी का प्रिजर्वेशन करना, उसकी उर्वरता बनाए रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसा यहाँ पे कहा गया है. मतलब काली आई जगू, मतलब वो मिट्टी हमें हमारा पालन पोषण करती है और उस मिट्टी की उर्वरता का पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है. आगे देखो. माती मध्ये जे हात राबती तयास देऊ पुष्टी. चलो, अब मिट्टी की तो बात बन गई, अब बात है किसानों की. तो देखो, मतलब किसान बेचारा जो है वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता रहता है और उसकी मेहनत की वजह से ही
हमें अनाज खाने को मिलता है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उस किसान को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सच में कहूँ, क्या आप सपोर्ट करते हो? तो कोई बोलेगा सर हम पढ़ाई करें या किसान को सपोर्ट करें, है ना? तो सपोर्ट करने का मतलब है कि अगर समझो आप कभी अगर सब्जी मंडी में जाते हो, तो आप क्या करते हो? सब्जी का भाव समझो वो बोल रहा है कि ये 5 रुपए की जुगड़ी है, कोई मेथी की या कोई मतलब भिंडी की, है ना? या कोई भी समझो, तो आप बोलते नहीं ये हमें 2 रुपए में दे दो। अगर वो बोला टमाटे 20 रुपए किलो है, तो आप बोलते हो कि 10 रुपए किलो दे दो, है ना? तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस बेचारे किसान को बहुत मेहनत लगती है, और बहुत बड़ी मेहनत के बाद वो उसको मतलब बहुत बड़ी मेहनत के बाद वो बहुत आशा होती है कि अब मैं इसको बेचूंगा, मार्केट में बेचने के बाद पैसे आएंगे, पैसे आने के बाद मैं मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को अच्छा खाना खिलाऊंगा, अच्छे कपड़े मतलब लाऊंगा उनको। तो उसके भी सपने रहते हैं। तो हमने किसान का जो अनाज रहता है उसको कम भाव में नहीं लेना चाहिए, है ना? तो फिर इस तरह से हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब, है ना? तब फॉर एग्जांपल अगर झंडू के फूल कभी कभी किसान उगाता है बेचारा, लेकिन दिवाली के वक्त हम बोलते हैं कि अरे 50 रुपए नहीं है, 20 रुपए किलो हमें फूल चाहिए। तो ऐसा मत किया करो। उस बेचारे किसान को बहुत मेहनत लगती है। वो बहुत बड़े सपने देखता है उसके उस मतलब उस क्रॉप के ऊपर की, जब झंडू के पैसे आएंगे तो मैं मेरे घर में बहुत अच्छी तरह से दिवाली मना पाऊंगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, जब बेचारे किसान का झंडू मार्केट में आता है तो उसको फेंक के देना पड़ता है उसको, मतलब ना ही कोई खरीदता है, और जो खरीदता है वो भी कम पैसों में खरीदता है। तो हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, माती मध्ये जे हाथ राबती तयास देऊ पुष्टि। मतलब उस मिट्टी में जो किसान मेहनत करता है, तो हमने उस किसान को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब आगे देखते हैं। उधळू फेकू बिया डोंगरी, रुजतील देशी झाड़े। देखो, मतलब देखो, आज हमको फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, है ना? जो हरा भरापन दिखाई देता है, जो बहुत अलग अलग तरह के फूल फल दिखाई देते हैं, तो अ, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आने वाले दौर में भी अगर वो वैसे ही दिखाई दे, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? तब जो सीड्स होते हैं ना, चाहे वो फलों के सीड्स हो, चाहे वो फूलों के सीड्स हो, है ना, चाहे या बड़े बड़े पेड़ पौधों के सीड्स हो, वो हमने मतलब लगाने चाहिए। पेड़ पौधे हमने भी लगाने चाहिए। और अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे, तभी तो आने वाले वक्त में हमें नेचर से भी उसी तरह से आउटपुट या फीडबैक मिलेगा, है ना? मतलब बोलते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर हमने नेचर का ख्याल रखा, तो नेचर हमारा ख्याल रखेगा। अगर हमने नेचर की तरफ अगर ध्यान नहीं दिया, तो नेचर भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आज अब कोरोना का दौर सब तरफ चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। तो मुझे बताओ, नेचर में ऑक्सीजन कौन बनाता है? तो पेड़ पौधे बनाते हैं। अगर समझो हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए होते, तो क्या आज हमें ऑक्सीजन की कमी होती? नहीं होती। लेकिन हमने क्या किया है, आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें निकली है, तो मतलब कुछ ऐसी मशीन है कि एक दिन में वो 1000 पेड़ काट सकती है ना? तो फिर मशीनों का इस्तेमाल पेड़ों को लगाने की बजाय हमने पेड़ों को काटने के लिए किया है। इसलिए आज हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। अगर आपको लगता है कि हमें आने वाले वक्त में ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो मशीनें पेड़ काटने के लिए जैसे मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही इस्तेमाल आपको पेड़ लगाने के लिए मशीनों का करना पड़ेगा। अब वो कैसे? देखो, आपको तो पता है पेड़ काटने की मशीन तो आपने देखी होगी, जो एक दिन में समझो 1000 पेड़ भी काट सकती है ना? लेकिन समझो जेसीबी पता है ना आपको? एक जेसीबी अगर उसने डिसाइड किया कि चलो मैं एक दिन में 1000 खड्डे खोदूंगा, है ना, 1000 खड्डे खोदता हूँ, तो फिर जेसीबी से वो पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, एक जेसीबी से 1000 खड्डे करवाने हैं गवर्नमेंट से, और उसमें एक सीड लगाना है। और वो जैसे ही आप उस खड्डों में सीड लगाओगे, तो आने वाले बारिश में या रेनी सीजन में वो सब पेड़ पौधे उगेंगे। लेकिन क्या आपने कभी देखा है क्या कि जेसीबी का इस्तेमाल पेड़ लगाने के लिए किया गया है? नहीं। हम क्या देखते हैं, चलो जेसीबी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पेड़ उखाड़ने के लिए, है ना? मतलब जेसीबी का डबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम पेड़ उखाड़ने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही पेड़ लगाने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन वो नहीं करते कोई, इसलिए आज ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। तो आने वाले वक्त में अगर आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होने देनी है, तो आज हमें ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो इनका इस्तेमाल पॉजिटिवली करना पड़ेगा, पेड़ लगाने के लिए करना पड़ेगा। तब जाके हमारा नेचर अच्छे से हो पाएगा और वो हमें अच्छा आउटपुट भी देगा। अब आगे देखो, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, उधड़ू फेंकू बिया डोंगरी रुसिल देशी झाड़े। मतलब हमने है ना पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लेकिन कैसे लगाने चाहिए, देसी, है ना। देसी यानी जो पेड़ पौधे हमारे इंडिया के इन्वायरमेंट में मतलब रह सकते हैं, है ना, वो फल फूल सकते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाने हैं। नहीं तो कोई बोलेगा सर मैं अमेरिका से ये फूड मंगवाऊंगा, ये पेड़ पौधे मंगवाऊंगा और वो लगाऊंगा यहाँ पे, वो यहाँ पर रह सकते क्या, नहीं रह सकते। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि देशी झाड़े, देशी यानी जो अपने इन्वायरमेंट में बढ़ सकते हैं, ऐसे ही पेड़ पौधे हमें लगाने हैं। आगे देखो अब, गत समाजतील राणे हुईल आभाळातून वृष्टि। देखो मतलब अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा, अच्छे से बारिश होगी, अच्छे से बारिश होगी तो उस बारिश की वजह से पेड़ पौधे भी उगेंगे, है ना। और पेड़ पौधे उगेंगे तो फिर अच्छी बारिश होगी, मतलब एक अच्छा सर्कल बनेगा। लेकिन कब, जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे तब, है ना। आगे देखते हैं अब। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, डोंगरात डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी, डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी, फेन धवलशा तुषारामध्ये राहल कैसे कष्टी। मतलब आपको बताया गया है कि देखो अगर अच्छी बारिश होगी तो मतलब इधर उधर बहुत ही मतलब जैसे कोई गार्डन में आर्टिफिशियली चीजें बनाई जाती है ना, बहता हुआ पानी, मतलब पेड़ पौधे आर्टिफिशियली, वैसे ये पूरा नेचर एक मतलब एक आर्ट की तरह ही है। लेकिन इंसान ने जरूरत से ज्यादा उसमें इंटरफेयर करने की वजह से ये पूरा नेचर का जो आर्ट है वो हमने तहस नहस करके रखा है। अगर इंसान ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा तो आज भी नेचर में वो कैपेबिलिटी है, वो खुद को रिकवर कर सकता है नेचर अपने आप। लेकिन हो क्या रहा है कि हम कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं उसमें, इसलिए वो बेचारा नेचर खुद खुद को मतलब ये नहीं कर पा रहा है ना। तो फिर अब वो तो मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि समझो नेचर में अगर एक पेड़ समझो छोटे से बड़ा होना है तो उसको 10 साल लगते हैं, लेकिन हम उसको काट कितने मिनट में रहे, 5 मिनट में हम पेड़ काट रहे। जिस पेड़ को बनने के लिए 10 साल लगते हैं उसको हम 5 मिनट में काट रहे। तो बेचारा नेचर 5 मिनट में थोड़े ही उस पेड़ को बड़ा कर पाएगा, नहीं। तो उसके लिए जैसे हम मशीनों का इस्तेमाल पेड़ काटने के लिए करते हैं, वैसे हमें पेड़ लगाने के लिए भी मशीनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके नेचर रिकवर हो पाएगा। आगे देखो, डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी, फेन धवलशा तुषारामध्ये राहाल कैसे कष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। मतलब आपको बताया गया है यहाँ पे कि देखो अगर आप नेचर में गए समझो तो आपको बहता हुआ पानी, वो पेड़, वो पौधे, वो फूल, वो फल, सब कुछ देखकर आप दुखी कैसे रह सकते हो। आपको तो मजा आने वाला ही है, मतलब है ना। राहल कैसे कश्ती, मतलब आप दुखी कैसे रह सकते हो नेचर के पास जाने के बाद। इसलिए आप नेचर को प्रिजर्व करो, उसको बढ़ाओ, है ना। नेचर में कम से कम इंटरफेयर करो। अगर समझो इंटरफेयर करना ही पड़ता है तो फिर पॉजिटिवली करो, ना कि निगेटिवली। आगे देखो, मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्रांच्या संगती, मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्रांच्या संगती, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी दृष्टी। देखो यहाँ पे कहा गया है, देखो आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी से आपको पैसे मिल सकते हैं, आपको धन दौलत सब कुछ मिल सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी आपको सुकून नहीं दे सकती, है ना। फॉर एग्जाम्पल समझो आप कोई इंजीनियर हो, है ना। मतलब आगे जाके आप कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ तो बनेगा, है ना। तो फिर मशीनें काम करती है जैसे फैक्ट्री में, तो फिर क्या आपको उस फैक्ट्री में सुकून की सांस ले सकते हो, नहीं। देखो मशीनें जहां जहां पर चालू है वहां पर आप सुकून सुकून की सांसें नहीं ले सकते। आपको सुकून कहाँ पे महसूस होगा, जब आप किसी नेचर में, किसी फॉरेस्ट में, किसी मतलब जंगल में जाओगे, तभी आपको सुकून मिल सकता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है, आपको टेक्नोलॉजी पैसा दे सकती है, दौलत दे सकती है, लेकिन आपको सुकून अगर पाना है
तो आपको नेचर के पास ही जाना पड़ेगा। गो बैक टू नेचर, यही एक नारा है जो हमें सुकून दे सकता है, जो हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी अच्छा रख सकता है। देखो आपने पुराने जमाने में मतलब अगर कोई स्टोरी सुनी होगी तो कहते हैं कि बाद में वो राजा हिमालय में चला गया। क्यों हिमालय में चला गया? क्योंकि जब तक वो राजा था तब तक उसने सब कुछ मतलब सब चीजों का मतलब उपभोग किया, मतलब किया होता है। उसने हर चीज का इस्तेमाल, मतलब उसने धन, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम शाम सब कुछ कमाया होता है एक राजा ने। लेकिन एक चीज नहीं कमाई होती, वो रहता है सुकून। अगर सुकून पाना है तो कहाँ पे चला जाता था? हिमालय में, है ना। मतलब आपको सुकून अगर पाना है तो आपको नेचर के पास ही जाना पड़ेगा, ऐसा कहने का मतलब है। तो मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्रांच्या संगती, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी तुष्टी। जब जब तक आप नेचर के पास नहीं जाओगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलने वाला, ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब है ना। चलो आगे देखते क्या कहा है। हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्यांच्या, हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्यांच्या, गर्भ रेशमी सळसळण्याच्या जगास सांगू गोष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। मतलब देखो, हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्यांच्या। देखो आप अगर नेचर के पास जाओगे, मतलब किसी फॉरेस्ट में, तो आपको तो पता है कि हर एक पेड़ का कलर हरा ही होता है ना। क्या आपने कोई अलग टाइप का पेड़ देखा है कि जिसका कलर हरा नहीं, काला है, वाइट है ना? नहीं, हर पेड़ हरा ही होता है। लेकिन उन हरे पेड़ में भी कितने सारे शेड्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब येलोइश, येलोइश हरा, है ना, जिसको हम मतलब पोपटी कलर कहते हैं, या फिर कोई बहुत डार्क हरा, है ना। तो फिर हरे के कितने सारे शेड्स हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा यहाँ पे पोएट कहती है ना। द लॉट्स ऑफ शेड्स हमें हरे कलर के, ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं जब हम नेचर के पास जाते हैं तब। गर्भ रेशमी सळसळण्याच्या जगास सांगू गोष्टी। और जब भी आप समझो कोई मतलब नेचुरल साइड देख के आते हो तो आप बता सकते हो, अरे यार क्या मैंने नजारा देखा, इतना हरा भरा कि पूछो ही मत। वहां पे कितने बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े मतलब फूल पौधे फल वगैरह बहुत बहुत कुछ था। तो आपको दो बार आनंद मिलेगा, जब आप उन चीजों को देखोगे तब आपको मजा आएगा, और जब आप वो चीजें दूसरों को बताओगे तभी आपको मजा आएगा। मतलब आपको कितनी बार ये नेचर सुकून देता है, हैप्पीनेस देता है, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस नेचर का आपने भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप उसका ख्याल रखोगे तो वो भी आपका ख्याल रखेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पोएम अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो फिर तो फिर अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सुन रहे थे द पाटिल सर सीबीएसई एकेडमी चैनल। थैंक यू बच्चों। तो फिर अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके।